हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तो चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम वीडियो लेके आ गए हैं नए चैप्टर्स का। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, और इस चैप्टर का खास बात यह है, क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से वो डेफिनेट आएगा ही आएगा। मैंने हिंदी में लिख दिया, समझ रहे हो। इसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन और इससे क्वेश्चन डेफिनेट आता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इस चीज़ को समझ लेना पहले। अब ये चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले आपको अच्छे से क्या आना चाहिए, आपको अच्छे से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। मेरे चैनल में पूरे डिटेल में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ है, तो तुमने अगर नहीं देखा है तो तुम जाके वहाँ पे देखो और उसको जो है वो तुमको अच्छे से पहले आना चाहिए, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो जहाँ पे भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज़ होगा मैं डायरेक्टली उसको लिखूँगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो कहीं भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिख दिया, ये तुमको अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब समझ लेना कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसकी वजह से हो सकता है कि समझ में ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्पेशली ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेनली वो स्पेशली मैं बोर्ड को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ, है ना। हम केवल बोर्ड लेवल तक ही जाएंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स, और पूरा डिटेल में इसको कवर करूँगा मैं। ठीक है, अगर तुम पूरा देखते हो, पूरा वीडियो अच्छे से देखते हो, फॉलो करते हो, तो तुम्हें बोर्ड का क्वेश्चन तो 100% बनेगा ही बनेगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें हमें पढ़ना होता है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अब ये क्या है भाई, मतलब नाम मैथ्स वालों का आदत होता है ना कि वो भारी भारी नाम यूज़ कर देंगे, फंडामेंटल थ्योरम। अब कुछ बच्चा सोचेगा कि पता नहीं क्या है, इतना नाम खतरनाक टाइप का है। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा चीज़ है। ये बोलता है कि इफ़, मान लो अगर हमने स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट किया, इफ़ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, और मान लो हमको कैपिटल एफ एक्स प्लस सी मिला। स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन हमें एफ एक्स प्लस सी मिला। ठीक है, देन अगर इसी स्मॉल एफ एक्स में हम लिमिट लगा दें ए से बी, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो वो बेसिकली क्या होगा, ये कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, इसमें लिमिट लगा दोगे ए से बी। तो अब लिमिट लगाने का मतलब क्या होता है कि इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये जो बी है दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, और ये जो ए है दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। ठीक है, तो पहले जहाँ जहाँ पे एक्स तुम्हें दिखा उसके जगह पे तुम अपर लिमिट डाल दो, तो एफ ऑफ बी प्लस सी, और फिर माइनस जहाँ जहाँ पे एक्स दिखा वहाँ वहाँ पे लोअर लिमिट डाल दो, तो एफ ऑफ ए प्लस सी। तुम देख सकते हो कि ये कितना आ जाएगा, एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, तो सी से सी कट गया, तो ये कितना आ रहा है, एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, एफ बी माइनस एफ ए। तो पहला चीज़ तो तुम्हें ये पता चला कि यहाँ पे कांस्टेंट वांस्टेंट ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब जब भी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होता है। ठीक है, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है। सॉल्व करने के दौरान, सॉल्यूशन प्रोसेस के दौरान वो कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है। तो सीधा सीधा करना क्या है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट, जहाँ पे छोटे वाले एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने से बड़ा वाला एफ एक्स मिलेगा। नोट याद रखना, टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये जो एफ एक्स है
एफ एक्स शुड बी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए से बी। ध्यान दो, तुम्हारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो, ए से लेकर के बी तक। तो ए से बी, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको आई एम सेइंग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो उस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के बीच में आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मतलब उसका ग्राफ कहीं पे ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर तुम y इज इक्वल टू 10x की बात करो, y इज इक्वल टू 10x फॉर एग्जाम्पल, तो y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ कैसा होता है, y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। तो पाई बाई 2 पे ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद 3 पाई बाई 2 पे ब्रेक हुआ। तो हमेशा ब्रेक होता है कहाँ पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो कहने का मतलब अगर कोई 0 से पाई 10x लिखना चाहेगा, 0 से पाई 10x, तो डायरेक्टली नहीं लगा सकता, बिकॉज 10x जो है 0 से पाई में कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो उसको ब्रेक करके लगाना पड़ेगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट, अब जो है समझते हैं चीज़ों को। जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को sin x कैलकुलेट करना है 0 से पाई बाई 2 में, ठीक है। sin x कैलकुलेट करना है 0 से पाई बाई 2 में, तो मुझे पता है sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग प्लस सी नहीं करते हैं, तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स लिखेंगे, प्लस सी नहीं करेंगे, और 0 से पाई बाई 2 लगा देंगे। अब इस चीज़ के अंदर से माइनस कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसको तुम बाहर ले सकते हो, तो माइनस तुमने बाहर ले लिया, अंदर में कॉस एक्स है, 0 से पाई बाई 2 माइनस कॉस एक्स के जगह पे अपर लिमिट माइनस कॉस एक्स के जगह पे लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस पाई बाई 2 0 माइनस कॉस 0 1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई 2, इसका वैल्यू प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है, डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज इसके जस्ट अगला चैप्टर तुम लोग को पढ़ना है एरिया अंडर कर्व्स, है ना, एरिया अंडर कर्व्स पढ़ना है। तो अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आता है तो एरिया अंडर कर्व्स का क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो इसको समझ लेना, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर अगला छोटा छोटा ऐसे ही क्वेश्चन सब करते हैं। चलो कुछ कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स 2 से 4, क्वेश्चन नंबर 2। इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स 4 से 9, क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन रूट 6x प्लस 4 डी एक्स 0 से 2, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से रूट 2, क्वेश्चन नंबर 5, 0 से पाई कॉस 5x, ठीक है। मान लीजिए ये सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। कुछ भी नहीं करना, मतलब आप तो इंटीग्रेशन करो और इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आए उसमें आप लिमिट लगा दो, सीधी बात है। फिर x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट, यही प्रोसेस होता है, यही फंडा होता है। जैसे फर्स्ट पार्ट है ना, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स 2 से 4, तो डी एक्स बाई एक्स का आंसर कितना हो जाता है, लॉग मॉड एक्स होता है। याद रखना, मॉड लगाना मत भूलना, है ना, अदरवाइज गलत होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये -4 से -2 है, डी एक्स बाई एक्स -4 से -2, और इसको कोई बच्चा लिखेगा लॉग एक्स लिखेगा सीधा सीधा, है ना, -4 से -2, तो वो आंसर क्या देगा, log -2 माइनस लॉग -4, और ये आंसर गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज लिमिट भी पुट करते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कहीं कहीं log x लिख दोगे चलेगा, है ना, बिकॉज वहाँ पे डोमेन ऐसे ही सेटिस्फाइड माना जाता है ना, वहाँ पे अंडरस्टूड है कि log x है तो x पॉजिटिव होगा। परंतु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करना है तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द डोमेन, है ना। तो आप log x मत लिखें, आप log mod x लिखें, ओके।
ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। log x का डोमेन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो log mod x लगाया 2 से 4 तक। तो अब मैं क्या करूँगा, x के जगह 4 तो रखो यहाँ पे log mod 4 माइनस log mod 2। अब तुम्हें पता है 4 तो पॉजिटिव है, तो log 4 माइनस log 2 लिख सकते हैं। मॉड के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई बी log 4 बाई 2 यानी log 2। log 2 हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, ये ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर इज log 2। दूसरा क्वेश्चन इज 4 से 9 रूट एक्स, ठीक है, 4 से 9 रूट एक्स। अच्छा, तो 4 से 9 रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2। अच्छा, x का पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, x पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 4 से 9। तो ये नीचे में 3/2 है, ऐसे 2/3 हो जाएगा, x पावर 3/2 और लिमिट है इसका 4 से 9। तो ये हो गया 2/3। अब x की जगह पहले अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट 9 रखा, तो 9 का पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 4 रखो इसमें, तो 4 का पावर 3/2। अब जो है ये हो गया 2/3। ये जो 9 है इसको क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर है ना, उसका पावर है 3/2 माइनस ये जो 4 है इसको क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर उसका पावर 3/2 है ना। अब देखो पावरवा में क्या होगा, ये जो 2 है ये इस 2 से कटेगा और ये 2 जो है इस 2 से कटेगा। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है a का पावर b इस पूरे का पावर c किसके बराबर होता है, a का पावर b इंटू सी होता है। तो यहाँ पे 3 का पावर 2 है और उस पूरे का पावर 3/2 है, तो इसका 3 के पावर से ये 2 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 3 का पावर 3 बचेगा। तो वही लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया 2/3 और ये हो गया 3 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3। अब तुम सबको पता है 3 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 27, और माइनस 2 का पावर 3 का मतलब 8 हो गया। 27 में से 8 गया, 27 में से 8 गया तो 19 बचा, तो 2/3 गुने 19, 2/3 इंटू 19 है ना। तो इसका आंसर हो गया 38/3। एक चीज़ और समझ लो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आंसर आता है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा एक कोई फिक्स्ड कांस्टेंट आता है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा फिक्स्ड कांस्टेंट आता है। अच्छा, ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा लेते हैं, रूट 6x + 4 है, 0 से 2 है ना। तीसरा पार्ट जो है वो है अंडर रूट 6x + 4 dx, 0 से 2 है। तो चलो अब तुम लोग को याद कराते हैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन का चीज़। हम बोले थे कि कहीं भी इंटीग्रेशन में x की जगह पे ax + b रहे, जाके देखो इंटीग्रेशन का लेक्चर, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर x के जगह पे मैंने कोई भी लीनियर टर्म है x का, तो उसको तुम लीनियर टर्म को लीनियर को तुम किसके जैसा ट्रीट कर सकते हो, x के जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। बस खाली लास्ट में क्या करना है, डिवाइड बाई, है ना, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, लास्ट में x के कोफिशिएंट से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये चीज़ समझ लेना। तो यहाँ पे ये जो 6x + 4 है इसको तो तुम x के जैसा ट्रीट करो। तो रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, x का पावर 3/2, ध्यान दो जी, रूट 6x + 4, रूट 6x + 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 6x + 4 पावर 3/2 बाई 3/2। लेकिन क्या ये सही है, नहीं, x का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, तो इस 6 से हमको एक्स्ट्रा डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार फिर से, ये जो 6x + 4 है ये x का लीनियर टर्म है, ठीक है। लीनियर को जब भी इंटीग्रेट करना है तो उसमें जो है उसको x के जैसा ही ट्रीट करना है, लीनियर को x के जैसा ट्रीट करना। खाली फ़र्क ये पड़ेगा कि लास्ट में जब इंटीग्रेशन हो जाए तो x के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर दिए, इस पूरे में लिमिट क्या लगा दो, 0 से 2 लगा दो, ठीक है। तो नीचे में देखो 3/2 गुने 6 है, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो 1/9 को कर दिए बाहर, ये कितना बचा 6x + 4 का पावर 3/2, ये लिमिट लगा हुआ है 0 से 2, तो ये हो गया 1/9। सबसे पहले क्या करोगे, x के जगह पे अपर लिमिट,
तो 6 गुने 2 प्लस 4 इसका पावर 3/2 माइनस फिर x की जगह 0, 6 इंटू 0 प्लस 4 इसका पावर 3/2। एक चीज़ ध्यान रखना, बोर्ड में अगर भाई आपको नंबर लाना है, बोर्ड में नंबर लाना है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। बोर्ड में स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। तो मान लिया किसी बच्चा को मान लो पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ तक ही सॉल्व करके छोड़ा, तब भी उसको अगर ये क्वेश्चन मान लो 2 नंबर का है तो उसको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा। 1/9, 6 2 12 प्लस 4 16, 16 का पावर 3/2 माइनस 0 प्लस 4, तो 4 का पावर 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 1/9। अगेन 16 को क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर और उसके पावर में 3/2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 4 को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर पावर में 3/2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया 1/9, ये हो गया 4 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3, तो ये हो गया 1/9। 4 का पावर 3 कितना होता है, 4 चौक 16, 4 जा 64 और माइनस 8 है ना, तो 64 में से 8 गया, कितना आ जाएगा 54 आएगा, तो ये हो गया 54/9 इसका आंसर हो गया। सॉरी 56 आएगा ना, 56/9 इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ पार्ट। तो ऊपर में फोर्थ देखो, dx/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 से √2 है, ठीक है। इंटीग्रेशन dx/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 से √2, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है जी, याद करो। इंटीग्रेशन dx/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना होता था, सेक इनवर्स x होता था, सेक इनवर्स x। इसमें लिमिट है 1 से √2, तो पहले अपर लिमिट डालो तो कितना, सेक इनवर्स √2 माइनस लोअर लिमिट डालो तो सेक इनवर्स 1, ठीक है। अब सेक इनवर्स √2 का वैल्यू क्या होता है, तुम ये सोचो, सेक थीटा में है ना, सेक थीटा में √2 कौन से वैल्यू पे आता है, 45 डिग्री पे। सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2 है ना, तो सेक 45 डिग्री √2, तो सेक इनवर्स √2 का वैल्यू π/4 और माइनस सेक इनवर्स 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि cos 0 1 होता है, cos 0 1, तो सेक 0 1 होगा, तो सेक इनवर्स 1 का वैल्यू 0 आएगा, तो इसका आंसर कुल मिलाकर के π/4 रह गया, ठीक है, π/4। और फिफ्थ जो क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई cos 5x है, ठीक है। तो 5वां नंबर सवाल लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से पाई cos 5x dx, ये ठीक है। अच्छा याद करो, फिर देखो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 5x है ना, 5x है, कोई बात नहीं, 5x को हम x के जैसा ही ट्रीट करेंगे, है ना, 5x को x के जैसा ट्रीट करेंगे, लीनियर टर्म है, बट खाली x के कोफिशिएंट से डिवाइड देना पड़ेगा। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, अब थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है, 5x, और नीचे में बाई 5 करना पड़ेगा। बाई 5 क्यों हुआ, क्योंकि x का कोफिशिएंट 5 है और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है जी। ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से पाई तक, तो यहाँ से 1/5 आप करेंगे बाहर, ये हो गया sin 5π माइनस sin 0, ठीक है। अब देखो तुमने पढ़ा होगा, sin 0 तो 0 है, तुमको पता है, sin 5π भी क्या होगा, 0 होगा, तो कुल मिलाकर के इसका आंसर 0 आएगा। देखो sin nπ का वैल्यू हमेशा 0 होता है, जिस बच्चे को पता नहीं है लिख लेना नोट करके, sin nπ का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले चैप्टर में समझा चुके हैं, तो तुम चाहो तो वो वाला चैप्टर जाके देख सकते हो। अब इसमें ऑफ कोर्स तुम्हारा जो n होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, जो तुम्हारा n है वो एक इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, ये हो गया इंटीग्रेशन cos 5x, ठीक है। तो हमने सारा क्वेश्चन कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन और भी कुछ करते हैं। जैसे मान लो तुमसे पूछा इंटीग्रेशन 0 से π/4 tan² x dx, है ना। तो एक चीज़ है, लेकिन
डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका इनडेफिनेट का भी प्रैक्टिस हो रहा है, डेफिनेट का भी प्रैक्टिस हो रहा है। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको कैसे करोगे? तो ये हो गया 0 से पाई बाई 4 tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करते थे? tan स्क्वायर को लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, है ना। देखो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा? डायरेक्टली tan x होता है। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा? डायरेक्टली माइनस कॉट x होता है। तो ऐसे करके सबका स्क्वायर इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग कर लो, 0 से पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई बाई 4 1 डी एक्स। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? tan x होगा 0 से पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रेशन 1 कितना होगा? x होगा 0 से पाई बाई 4। तो इसमें क्या करोगे? tan x है, पहले अपर लिमिट डालो, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan लोअर लिमिट 0 माइनस, फिर x है तो उसमें अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस 0। अच्छा, तो tan पाई बाई 4 1 होता है माइनस tan 0 0 माइनस पाई बाई 4 माइनस 0। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर कितना आ गया? 1 माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आ गया 1 माइनस पाई बाई 4। चलो अगला क्वेश्चन लिया हमने, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 साइन 3x इंटू साइन 2x डी एक्स, साइन 3x इंटू साइन 2x डी एक्स, ठीक है। अब तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है 2 साइन ए साइन बी, ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी और 2 कॉस ए कॉस बी। ये चारों फॉर्मूला सबको पता होगा, है ना। 2 साइन ए साइन बी कितना होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जिसको नहीं पता है लिख लेना भाई। 2 साइन ए कॉस बी कितना होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। 2 कॉस ए साइन बी कितना होता है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और 2 कॉस ए कॉस बी कितना होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो दो फॉर्मूला जो है कॉस में आता है। देखो कॉस में कौन आता है? या तो दोनों साइन रहे या तो दोनों कॉस रहे। अगर दोनों कॉस रहे तो बीच में प्लस आएगा, दोनों साइन रहे तो बीच में माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी वाला एंगल पहले आता है। तो ये चारों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे इंटीग्रेशन में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। अब जैसे साइन 3x इंटू साइन 2x है ना, तो तुम क्या करो, इसमें अभी ये फार्मूला नहीं है तो तुम 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको ऐसे लिखो 2 साइन 3x इंटू साइन 2x डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 0 से पाई बाई 4। अच्छा, 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला देखो कितना लिखा हुआ है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। लगा दिया हमने फॉर्मूला। अब एग्ज़ाम में तुमको लिखना पड़ेगा सिंस वी नो दैट, है ना, जैसा कि हमें पता है। अब पता होता तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लिख देते हैं, है ना। नहीं भी पता है फिर भी लिखेंगे वी नो दैट। तो 1/2 ये हो गया 0 से पाई बाई 4। अच्छा, cos 3x माइनस 2x यानी कि cos x हो गया माइनस cos 3x प्लस 2x यानी कि cos 5x हो गया, ठीक, dx। अच्छा, तो ये हो गया 1/2। अच्छा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 cos x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 cos 5x dx। तो ये हो गया 1/2। अच्छा, इंटीग्रेशन cos x कितना होता है? sin x 0 से पाई बाई 4 माइनस 1/2। यहाँ पे x की जगह पे कौन है? 5x है, यानी लीनियर है ना। तो cos 5x का इंटीग्रेशन कितना होगा?
साइन 5x बाई 5 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक इंटीग्रेट करना है ना। अब तो ये बहुत बार बता दिए कि x का जो कॉफिशिएंट होता है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/2 साइन x के जगह पे आप ऊपर डालो पाई बाई 4, फिर लोअर लिमिट तो साइन 0 माइनस 1/2 1/2 क्यों 1/10 कर दो, है ना, ये 5 2 जा 10 और साइन ये हो गया 5 पाई बाई 4 माइनस साइन लोअर लिमिट डालो तो 0। तो कितना हो जाएगा ये 1/2 साइन पाई बाई 4 इज़ 1/√2 माइनस साइन 0 इज़ 0 माइनस 1/10 साइन 5 पाई बाई 4 कैसे निकालोगे, तो उसको लिखोगे पाई प्लस पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4 5 से 4 को डिवाइड दिया तो कितना क्वोशंट आया, मैंने 1 और रिमाइंडर भी 1 है, तो पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस साइन 0 तो 0 हो गया। तो 1/2 इंटू 1/√2 यानी 1/2√2 और माइनस 1/10 साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है जी, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 4। सबने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, साइन पाई प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। अच्छा, तो ये हो गया 1/2√2 प्लस 1/10 इंटू 1/√2 यानी कि 1/2√2 प्लस 1/10√2। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो 1/√2 एलसीएम ले लो, यह जाएगा 1/2 प्लस 1/10, तो ये हो गया 1/√2, 2 और 10 का एलसीएम 10, 2 5 या 10 प्लस 10 1 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा 6/10√2, 2 से काटो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3/5√2 आ जाएगा। ठीक है, 3/5√2। इसको चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो, ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 3√2/10 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था 2 sin 3x इंटू sin 2x, उसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है।